पहले को यार इसे डालना नंबर 1। जब कोई तरंग नंबर 1 में लिख रहे हैं, जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है, चित्र बन गया, बहुत टाइम हो गया। जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं। तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र कहलाता है और तरंगाग्र के पृष्ठ से खींची गई अविलंबित रेखा और तरंगाग्र के पृष्ठ से खींची गई अविलंबित रेखा तरंगाग्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु स्वयं प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है। और नई तरंगिकाएं उत्पन्न करता है। जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। यदि तरंगाग्र के बिंदुओं को केंद्र मानकर एक गोलीय पृष्ठ खींचा जाए, और उसके पृष्ठ से स्पर्श करता हुआ उस पृष्ठ से स्पर्श करता हुआ
एक अन्य स्पर्श करता हुआ एक अन्य वक्र खींचा जाए, स्पर्श करता हुआ एक अन्य वक्र खींचा जाए तो वह तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है, देखो इस इतना सिद्धांत आदमी से उदाहरण लिख देंगे सीधे। देखो ये सिद्धांत क्या कह रहा है, पहले तो इसमें जरा देखो सर ये, अरे इधर देख लो, इधर ये है कोई प्रकाश स्रोत, यहाँ से तरंगें निकल रही हैं और वो जो तरंगें निकल रही है ना वो ये है। दोबारा से रीड कर लो उसमें, देखो सर ये तरंगें निकल रही हैं। अब ये तरंगें निकल रही हैं तो ये एक तरंगाग्र बना रही है और तरंगाग्र है ए बी, याद रखना ये है वो तरंगाग्र ए बी। शुरू में जो तरंगाग्र होता है वो गोलीय होता है, थोड़ा आगे चल के बेलनाकार हो जाता है और आगे चल के वो समतल हो जाता है। 3 तरीके का तरंगाग्र होता है, एक तरंगाग्र आगे चलकर रूप बदलता रहता है, ठीक है जी। कैसे बदलता रहता है तो उसका भी तरीका तुम समझ लो। पहले ये गोलीय था, जब आगे दूर तक ये पहुंच जाता है ना तो ये वाला सिरा कैसे सीधा हो जाता है, ये वाला सिरा सीधा हो जाएगा तो कैसा नजर आएगा, बेलन की तरह। अब तो जो बेलन यहाँ से मार्कर होगा, जैसे मार्कर है हमारे पास, अब ये मार्कर के प्रेस जो हम ये वाला सिरा इधर को खींच दें, जैसे कोई तुम्हारे पास कोई बॉक्स है रखने का, तुमने उसे दबा दिया, मतलब ये वाला प्रेस इधर खींच दिया, ये वाला प्रेस इधर खींच दिया तो वो पूरा एक समतल बन जाएगा, एक प्रेस बन जाएगा। तो यही इसका सिरा ये इधर खींच जाता है, ये इधर खींच जाता है तो आगे चलते यही समतल बन जाता है। कल जो हमने चित्र बनाया तो गोलिया वाला बेलनाकार बन जाता है और बेलन को जब हम ऐसे दबा देते हैं इस तरीके से, इसके प्रेस इधर से खींच दो इधर से खींच दो तो ये क्या होता है, बिल्कुल प्लान हो जाता है। जब प्लान हो जाता है तो ये समतल बनता है, हो गया इतना। अब ये बताया था हाइगेंस ने, कि किसी माध्यम में जब कण एक साथ ऊपर एक साथ नीचे जा रहे हों तो वहाँ एक पृष्ठ बन जाता है, वो पृष्ठ तरंगाग्र कहलाता है और वो तरंगाग्र ये है, देखो ये पर स्थित पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6, 7, 8, 9 कितने भी हो सकते हैं, ये सारे कण हैं, कितने भी हो सकते हैं, ये इतने कण हैं। अब देखो सर ये कण है, अब ये कण क्या होते हैं, कंपन की समान कला में होते हैं, मतलब एक साथ ऊपर जाएंगे एक साथ नीचे जाएंगे। इस पृष्ठ के अविलंबत खींची गई रेखा इस तरंगाग्र की दिशा को दर्शाती है कि तरंगाग्र किधर चलेगा। अब देखो इधर इस पर अगर जो हम रेखा खींचे यहाँ तो सीधी रेखा तो ये वाला सिरा तो आगे से चलेगा, देखो ये वाला सिरा इधर को रेखा नहीं खींचेगी, इस पर अविलंबित रेखा जो इधर की ओर खींचेगी तो ये वाला सिरा ऊपर को गति करेगी, इस सिरे पर अविलंबित रेखा इधर को खींचेगी तो ये वाला सिरा इधर को गति करेगी। तो इस तरीके से जो पृष्ठ के अविलंबित रेखा खींचती है वो तरंगाग्र की दिशा को दर्शाती है। अब ये तरंगाग्र की दिशा तो आगे तो चल पड़ी, लेकिन उन्होंने दूसरा पॉइंट जो बताया है वो बताया ये कि तरंगाग्र पर जो बिंदु है ना, बिंदु वो स्वयं प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करते हैं। मतलब जब ये तरंगाग्र आगे चल पड़ा ना तो अब ये बिंदु खुद एक बल्ब बन जाएंगे, ये बल्ब खत्म, अब ये बिंदु आपस में बल्ब बन जाएंगे। जैसे कि किसी कोई बल्ब जल रहा, उस बल्ब के आगे तुमको ये पेपर लगा दो और पेपर में छेद कर दो तो जब जो रोशनी आएगी ना वो उस बल्ब में नहीं आएगी, ऐसा लगेगा इन छेदों से आ रही है, ऐसा लगेगा छेदों में से रोशनी आ रही है, पीछे बल्ब हो लेकिन वो नहीं दिखाई देगा। सामने का जो पेपर है, जैसे कहीं किसी उसमें दीवार में चित्र के पीछे बल्ब जल रहा है तो रोशनी जो पड़ रही होगी ना कहीं दीवार पे तो ऐसा लगेगा चित्र डाल रहा है इसको। तो ऐसे ये भी जो बिंदु होते हैं ना ये खुद प्रकाश स्रोत बन जाते हैं, मतलब खुद बल्ब बन जाते हैं और खुद ही तरंग उत्पन्न करने लगते हैं, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ये दूसरा पॉइंट। अब वो करें अगर इन बिंदुओं को केंद्र मानकर एक गोलीय पृष्ठ खींचा जाए और गोलीय पृष्ठ को स्पर्श करता हुआ एक वक्र खींचा जाए तो यह वक्र जो है वो पिछले तरंगाग्र की नई स्थिति को दर्शाता है और ये A' मतलब A1 और B1 कहलाता है। तो ये जो था देखो सर, अब A और B जो था ये तो हो गया खत्म, अब A1 B1 हो गया। अब ऐसे इन पर फिर आगे गोले खींचेंगे ऐसा करके, उनसे स्पर्श करता हुआ पृष्ठ खींचेगा तो वो इसकी नई स्थिति को दर्शाएगा। फिर ऐसे ही गोले खींचेंगे उस पर जो उसका स्पर्श करता हुआ वो बनेगा और वो तुम्हारी नई स्थिति दर्शाएगा। और होते होते लास्ट में ऐसा हो जाएगा कि ये तुम्हारा वही AB वाला होगा, BB वाला, और ये A1 और ये B1। ऐसे ही फिर आगे वो स्पर्श करते हुए गोले खींचो, एक लाइन खींचो तो वो
देखो सर, ये होता है, ऐसे ही आगे चलते रहेंगे और इसके तरंगाग्र की नई स्थिति को दर्शाते रहेंगे। अब तक तुमने यही लिखा है, तो जो जो रीअरेंजमेंट करने से लगे वो रीअरेंजमेंट कर लो और नीचे लिख देंगे उदाहरण। उदाहरण उदाहरण आगे लिखेंगे वैसे ही। माना एक प्रकाश स्रोत एस, माना एक प्रकाश स्रोत एस प्रकाश तरंगें उत्पन्न करता है जो कि गोलीय तरंगाग्र ए बी, जो कि गोलीय तरंगाग्र ए बी के रूप में, जो कि गोलीय तरंगाग्र ए बी के रूप में आगे बढ़ती हैं, गोलीय तरंगाग्र ए बी के रूप में आगे बढ़ती हैं, आगे बढ़ती हैं। इन तरंगाग्र पर इनकी जगह ना इस कर देना, इस तरंगाग्र पर, बहुत सारे नहीं है, ये एक ही है। इस, अरे नैसा सह बनाना है, कौन सा भारी काम है। इस तरंगाग्र पर, अरे गलत लिखोगे तो मेरा क्या करोगे, अपने करोगे नुकसान, इसलिए सही लिखो। तो मैं सही करवा दे रहा हूँ, देखो सर, अरे रुक जाओ यार। इस तरंगाग्र पर स्थित, इस तरंगाग्र पर स्थित बिंदु, इस तरंगाग्र पर स्थित बिंदु 1 2 3 4 डैश डैश ऐसे कर देंगे। बिंदु हैं डैश डैश हैं जो स्वयं प्रकाश स्रोत की भांति, जो स्वयं प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करते हैं और द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न करते हैं, कार्य करते हैं और द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न करते हैं। यदि लिखो, यदि तरंग बी चाल से, यदि तरंग बी चाल से, स्मॉल बी, यदि तरंग बी चाल से टी समय में, यदि तरंग बी चाल से टी समय में बीटी दूरी तय करती है, बीटी ये तो होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो बीटी दूरी तय करती है, दूरी तय करती है, तो तरंगाग्र के प्रत्येक कण को, तो तरंगाग्र के प्रत्येक कण को केंद्र मानकर, प्रत्येक कण को केंद्र मानकर बीटी त्रिज्या के वृत्त खींचते हैं, बीटी त्रिज्या के वृत्त खींचते हैं। समझ में आ रहा है क्या खींच रहे हैं हम, देखो ये इतनी दूरी तय कर रहे होगे तो सब में बीटी त्रिज्या के हमने वृत्त खींचे हैं, ये बीटी त्रिज्या के हैं, बीटी त्रिज्या के वृत्त खींचते, तुम मत करना, सिर्फ मैं बता रहा हूँ अभी। बीटी त्रिज्या के वृत्त खींचते हैं और इन व्रतों को, और इन व्रतों को, और इन व्रतों को स्पर्श करता हुआ, और इन व्रतों को स्पर्श करता हुआ एक अन्य पृष्ठ, इन व्रतों को स्पर्श करता हुआ एक अन्य पृष्ठ A1B1 खींचते हैं, A1B1 खींचते हैं
अरे बोलो मत, खींचते हैं। जो तरंगाग्र ए बी की, जो तरंगाग्र ए बी की, खींचते हैं, जो तरंगाग्र ए बी की नई स्थिति को दर्शाता है, जो तरंगाग्र ए बी की नई स्थिति को दर्शाता है, जो तरंगाग्र ए बी की नई स्थिति को दर्शाता है। एक तरंगाग्र, क्वेश्चन लगा लिखो, एक तरंगाग्र, ये देखो इधर इधर, एक तरंगाग्र A2 B2, एक तरंगाग्र A2 B2, तरंगाग्र AB के, एक तरंगाग्र A2 B2 तरंगाग्र AB के पीछे की ओर, तरंगाग्र AB के पीछे की ओर, पीछे की ओर बनता है, जो वास्तविकता में दिखाई नहीं देता है, जो वास्तविकता में दिखाई नहीं देता है, वास्तविकता में दिखाई नहीं देता है। भाई जी ये इसका इतना उदाहरण था। अब दरअसल इतने लंबे सांस में तो अभी लंबी थ्योरी ना लिखी। देखो सर थ्योरी तो अब आ रही है, इंतजार करो जरा। देखो सर जैसे ये A1 B1 था ना, तो इसे भी A2 B2 करेंगे, कर लेना चाहिए। अब ओ बाप की चौपाल समझ रखी है कैसे है, जो लिखते हैं आपस में गर्दन घुमा लिए। वैसे इधर देखो, देखो ओ इधर इधर भाई इधर। क्या यार काफी कोई बात टॉपिक खत्म तो ना हो गया, देख लो इंतजार कर लो। तो हमारे पास प्रकाश की 5 घटनाएं थी और 5 घटनाओं को न्यूटन के नियम से परावर्तन और अपवर्तन तो बहुत आराम से व्याख्या की जा रही थी। न्यूटन के कणिका सिद्धांत से जो मैंने कल बता रहा था, न्यूटन के कणिका सिद्धांत से परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या तो हो रही थी, लेकिन ये जो व्यतिकरण था, विवर्तन था और ध्रुवण, ये जो 3 घटनाएं थी ये न्यूटन के कणिका सिद्धांत से नहीं चल रही थी, हो नहीं पा रही थी, संभव ही नहीं हो पा रही थी। अब हो क्या रहा था, अगर प्रकाश को तरंग मानने थे तो ये भी घटना हो जा रही थी, ये भी हो जा रही थी, ये भी हो जा रही थी, ठीक है। लेकिन एक घटना अभी और आ जाती है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जो आने वाले टाइम में पूरी दुनिया के लिए क्रांतिकारी नियम साबित हो भी रहा है और हो भी जाएगा। कैसा हो रहा है, जो धूप लाइट बनती हैं जिससे कि बैटरी सोलर सेल वगैरह बनने, और जहाँ जहाँ राजस्थान हो गया, यूपी वगैरह हो गया, बहुत सारे इलाकों में जहाँ लाइट नहीं है तो वहाँ डायरेक्ट छतों पर ये सोलर पैनल लगा देते हैं और कितने भी वाट की लाइट अपनी बनाओ, सूर्य की लाइट, जो सूर्य की ऊर्जा है उसे विद्युत ऊर्जा में बदल लें, सोलर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव है। अब हाइगेंस के सिद्धांत अनुसार ये 5 व्याख्या तो हो रही थी, लेकिन ये वाली घटना नहीं हो रही थी। ये हमारा 16वां चैप्टर आएगा अभी इसी चैप्टर में, ये नहीं हो रही थी। अब हुआ क्या कि न्यूटन के जो सिद्धांत को वो फेल किया था हाइगेंस ने, और हाइगेंस को अच्छी खासी सपोर्ट मिल गई थी यंग के भी और मैक्सवेल की। कल मैं बता रहा था, तुम्हारा वो धारावाहिक अधूरा रह गया, ठीक है जी। तो वो पूरा, हाँ वो पूरा ब्रेक के बाद हो रहा है। और पूरा ये हो रहा था कि ये 1823 में से मान्यता तो मिल गई कि भाई ठीक है न्यूटन वाला सिद्धांत बेकार है और हाइगेंस वाला ही ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े वैज्ञानिक सपोर्ट में खड़े हो गए। तो अभी सभी पहले तो इसकी कोई सुन नहीं रहा था, अब सुनने के लिए सब तैयार हो गए, ठीक है। अब जब सब तैयार हो गए तो जहाँ तक ये सिद्धांत चला वहाँ तक तो चला। अब उसके बाद इनसे भी बड़े वाले आ गए और उनका नाम हर किसी ने सुना होगा, प्लांक। अब प्लांक जब आ गए तो प्लांक ने दिला के भाई साहब प्रकाश जो है ना कणों के रूप में चलता है ना तरंगों के रूप में चलता है, ना काय में चलता है, ना प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं। तो प्रकाश जो है वो फोटोनों के रूप में चलता है। और इस टाइम भी जो अभिधारणा चलती है वो यही है कि प्रकाश फोटोनों के रूप में चलता है, ठीक है ना जी। और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा h होती है। और इन्होंने, प्लांक ने इनके हाइगेंस के नियम को फेल कर दिया, ठीक है जी। और ये सारी घटनाएं जो उन्होंने बताई थी ये फिर दोबारा से उन्होंने फेल करके अपने हिसाब से दी, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि फेल कर दिया तो वो अमान्य हो गया। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हाइगेंस के नियम से ही चल रही हैं अभी भी, और हाइगेंस के नियम मान के हो रही हैं।
लेकिन प्लांक का नियम जो है वो सारी चीज़ों को दूर करने के बाद में, और ये सारी चीज़ अब डायरेक्ट प्लांक इतने बड़े वैज्ञानिक नहीं थे जो डायरेक्ट सुनते, वैसे तो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, थर्मोडायनेमिक्स के नियम वगैरह दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपनी अपनी खोज कर रखी है। लेकिन इन्हें जो सपोर्ट मिली वो तो कोई हिला ही नहीं सकता। इन्हें सपोर्ट मिली आइंस्टीन की, समझ गए। आइंस्टीन ने इनके सिद्धांत की व्युत्पत्ति कर दी, ठीक है भाई साहब, प्लांक ने जो नियम दिया है इन्होंने प्लांक के आधार पर अपना नियम बना दिया और इसलिए इन्हें नोबेल मिल गया, समझ गए जी, नोबेल मिल गया। प्लांक को नहीं मिला, लेकिन प्लांक के सिद्धांत का। अभी जब हम आइंस्टीन का सिद्धांत पढ़ेंगे 16वें चैप्टर में जाके, फिर वही वाले बात है, काम की बात नहीं सुनेंगे। अब जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के लिए जो आज जाना जा रहा है वो आइंस्टीन की है। आइंस्टीन ने बताया था कि प्रकाश था, आज पूरी दुनिया, सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया सोलर ऊर्जा को सूर्य से हम क्या लेते थे, अनवाजा सूर्य जो है वो जाड़ों में काम आता है, उसके सामने बैठ जाओ, धूप मिलती है, गर्मी लगती है, मजा आ जाता है। अब से पहले यही होता था। अब बाद में पता चला कि भाई सूर्य तो इतना बड़ा ऊर्जा का स्रोत है यार, सूर्य से तो पूरी दुनिया की ऊर्जा हम दे सकते हैं, खाली हम उससे धूप सेकने का, विटामिन डी लेने का काम नहीं करते हैं, समझ गए ना। क्या कर सकते हैं, है ना, सोलर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। और ये सोलर पैनल आगे, और ये तो कुछ भी नहीं है, कई कई एकड़ों में सोलर पैनल लगे हुए हैं और पूरे पूरे राज्य को सप्लाई जा रही हैं। जैसे हमारे यहाँ टेरी बांध वगैरह हैं, या इतने बड़े बड़े बांध बना रहे हैं, और दूसरे देशों में परमाणु संयंत्र वगैरह हैं, परमाणु यंत्र से बिजली बनाई जा रही है, जापान, अमेरिका वगैरह जितने भी हैं बेसिक कंट्री। तो अब एक नया स्रोत मिला है कि अगर जो पानी खत्म हो जाए हमारे पास, क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ जो वो भी लिमिटेड है, दुर्लभ पदार्थ है, कभी ना कभी ये भी खत्म हो जाएंगे। डीजल जो है वो जो बहुत से अरब कंट्री हैं, जितने भी खाड़ी देश हैं, अरब कंट्री हैं, उनमें सब में जितनी भी ऊर्जा बनती है वो जनरेटर से बनाते हैं, वो डीजल से बना रहे हैं, समझ गए। तो अलग अलग देशों में ऊर्जा तो बननी है, बिजली तो बननी है, लेकिन अलग अलग स्रोतों से बननी है। लेकिन एक ये ऐसा स्रोत है जो कि अनंत तक कभी खत्म नहीं होने वाला है, जब भी खत्म होगा पृथ्वी खत्म होगी उस टाइम पर। तो ये है आज के टाइम में सक्सेस। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं मेट्रो सिटी में भी और उसमें भी कि वो अपना बिजली वाला कनेक्शन हटा रहे हैं और पैनल लगवा रहे हैं, क्योंकि इसमें वो खुद गारंटी देके जा रहे हैं 25 साल तक की, तो शायद वैसी गारंटी है 1 लाख रुपए में या 1.25 लाख रुपए में वो 10-15 साल के लिए या 25 साल के लिए तुम्हारे घर की पूरी सप्लाई दे जाएं, ना बिजली भागने की झंझट, ना ही कभी बिल आने की झंझट। और समरसेबिल भी चलाओ, फ्रिज भी चलाओ, इतने इतने बड़े प्लांट है, पूरी पूरी फैक्ट्री चला रहे हैं। महुआ खड़े में बहुत सारी फैक्ट्रियों में पैनल लगा दिया है पूरा, हाँ जी। हाँ, अब ओ बैमी आदमी सुन लो इधर, अब ओए यार गर्दन नीचे को झुका के बात कर लोगे तो ये ऐसा लग जाएगा ना, दिखाई देगा। तो अब कोई दिमाग में ये सोचा कि अरे यार जिस दिन बारिश हो गई या बादल हो तो हमारे घर की लाइट भाग जाएगी, बहुत सारे दिमाग में आता है, क्योंकि दिमाग है, चलना चाहिए। हाँ, अब एक और बात बता दूं, अगर दिन निकला है ना, दिन निकला है इसका मतलब सूरज भी निकला है। तुम्हारे पर सूरज नहीं, इस टाइम दिन निकला हुआ, बादल हो रहे हैं और तुम ये सोच रहे हो सूर्य की किरणें नहीं आ रही, इसका मतलब सूरज नहीं निकल रहा है। ऐसा नहीं होता है। ये जो रोशनी में तुम्हें वस्तुएं दिखाई दे रही है ना, इसका मतलब सूरज निकल रहा है। किरणें कम आ रही हैं लेकिन दिन निकल गया, इसका मतलब सूरज निकल गया। अब जब सूरज निकल गया तो इसका मतलब फोटोन भी आ रहे हैं। जब फोटोन आ रहे हैं तो समझ लो प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्रिया होती है, यानी कि भले से लाइट थोड़ी कम आए या डाउन आए या थोड़े तुम्हारे वो होने, लेकिन अगर दिन निकला है तो वो चार्ज होता है। कभी कोई ये सोचा कि दिन ना निकला, अंधेरा हो गया, बादल हो गए, तो भाई साहब हमारे घर का क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, 24 घंटे सप्लाई आती है। तो अब सुनो एक मिनट अभी, अब टॉपिक की बात सुन लो अपने जरा। तो अब हुआ क्या, अरे अब सुन भी लो। अब जो तुमने अब तक 12वां चैप्टर पढ़ा था उसमें परावर्तन अपवर्तन वाले चैप्टर हमने ऑप्टिक्स वाला पढ़ा था, परावर्तन अपवर्तन। अब जो हाई कैसा, अभी प्लांक को भूल जाओ, पहली बात तो ये बताना नहीं चाहिए था, लेकिन हमने सब जोड़ दिया। अब ठीक है, यहाँ तक आ जाओ। अभी ये प्रकाश विद्युत प्रवाह हमारे उसमें नहीं है, अभी यहाँ तक ही है। तो अब क्या हुआ कि हाइगेंस के सिद्धांत को, ये प्रकाश को तरंग मान लिया, और तरंग मान के अब आगे कार्यक्रम चले। जब कार्यक्रम चले तो अब सारे वैज्ञानिक जब ये माना तो अब सबने ऑब्जेक्शन ये उठाया कि ये जो प्रकाश घटनाएं हैं, जो प्रकाश से संबंधित सारी घटनाएं हैं, इन घटनाओं को अपने सिद्धांत पर सिद्ध करके दिखाओ, अपने सिद्धांत पर सिद्ध करके दिखाओ। तो फिर हाइगेंस ने परावर्तन की व्याख्या दोबारा से की, हाइगेंस ने अपवर्तन की व्याख्या दोबारा से की। हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार यंग ने व्यतिकरण की व्याख्या की, यंग ने ये की, दोनों की। और हाइगेंस के सिद्धांत अनुसार ब्रूस्टर ने और मेलस ने, दोनों ने अलग अलग अपने नियम दिए और ध्रुवण की व्याख्या की। तो ये सब अलग अलग वैज्ञानिक, इनने हाइगेंस ने तो ये दोनों व्याख्या की। बाकी ऐसा नहीं है वो हमेशा जिंदा रहते, जो भी होता
अब उनकी सहायता से यंग ने और ये विवर्तन और व्यतिकरण की व्याख्या की, और ध्रुवण जो तुम्हारे पास मेलस है, और ब्रुस्टर है। ब्रुस्टर के नियम इस बार पढ़ेंगे नहीं, लेकिन सिर्फ मैं बता दूंगा, इस बार सिलेबस से निकला हुआ है। तो ब्रुस्टर के नियम ने इस तरीके से जब हम ब्रुस्टर का नियम पढ़ेंगे या मेलस का नियम पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। तो हमें यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है जी। अब हम आ रहे हैं यहाँ, तो यहाँ रहे हेडिंग है कि हाइगेंस के सिद्धांत अनुसार परावर्तन की व्याख्या। दूसरा हेडिंग इसके बाद आने वाला है कि हाइगेंस के सिद्धांत अनुसार अपवर्तन की व्याख्या। एग्जाम में 3 नंबर में इन दोनों में से एक आना जरूरी होता है, ठीक है जी। तो होश में होकर देख लेना कि परावर्तन की व्याख्या आई है या अपवर्तन की व्याख्या आई है, दोनों व्याख्याएं होने वाली हैं। तो हेडिंग डालने वाले हैं हम हाइगेंस के सिद्धांत अनुसार अपवर्तन की व्याख्या, सॉरी परावर्तन की व्याख्या। पहले हम परावर्तन कर रहे हैं। हाँ जी, अब बताओ कौन क्या कह रहा था। हाँ जी, एक मिनट क्यों, हाँ चलो, हाँ जी तुम बताओ किस चीज़ से, पैनल के ऊपर आ गया, नहीं देगा, क्योंकि जो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है ना, वो फोटोनों को रूप में आ रहा है। आग से जो प्रकाश आ रहा है वो फोटोन नहीं आ रही है, वो तो उष्मा गति से आ रहा है, वो उसमें होती है। पवन चक्की, देखो पवन चक्की का दरअसल, अबे सुनो इधर, ये जो पवन चक्की है ना, ये सक्सेस क्यों नहीं, पवन ऊर्जा तो बहुत पहले बना ली थी। एक तो हाँ, एक तो हवा एक दिशा में नहीं चलती, रुख बदलती है, रुख, तो चक्कियों का मुंह भी घुमाना पड़ता है। इतने बड़े बड़े पंखे कभी चलते कभी नहीं चलते, समझ रहे हो, दोनों चीजें। यह है, और हाँ जी, एक सेकंड अभी हो जाएगा। हाँ चित्र बनाओ जरा, नहीं बनाओ जी चित्र पहले जल्दी फटाफट। हाँ जी, हाइगेंस के सिद्धांत अनुसार, हाइगेंस के द्वितीयक तरीकाओं के सिद्धांत परावर्तन की व्याख्या, व्याख्या आने वाली है, चित्र बना लो नीचे को। द्वितीय की तो है,
हाइगेंस के अनुसार पतन की व्याख्या डाल दे तुमने। हाँ तो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। या करके दूसरा ना लिख सकते? हाँ जी। माना एक परावर्तक पृष्ठ, हाँ सीधा, माना एक परावर्तक पृष्ठ एक्स एक्स डैश, बोलो मत भाई, एक्स एक्स डैश है। माना एक परावर्तक पृष्ठ एक्स एक्स डैश है जिस पर एक तरंगाग्र ए बी, जिस पर एक तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित होता है। तिरछा ही लिखना है। तिरछा आपतित होता है, हाँ जी, तिरछा आपतित होता है। मतलब ये सीधा ने आगे नहीं गिरा है, थोड़ा सा तिरछा गिरा है। ऐसे प्रश्न आगे लिखो, इस तरंगाग्र का बी सिरा, पहले आपतित होता है। इस तरंगाग्र का बी सिरा पहले आपतित होता है इस तरंगाग्र का बी सिरा पहले आपतित होता है, और पृष्ठ से परावर्तित हो जाता है, पृष्ठ लगा लेंगे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण, स्वयं प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है, और द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न करता है। स्वयं प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है और द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न करता है। यह तरंगिकाएं परावर्तित होकर आगे बढ़ती हैं। प्रश्न लगा लेंगे, जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी पर स्थित कण पृष्ठ से परावर्तित होते हैं, ठीक उसी समय ए सिरे के कण
पृष्ठ की ओर आगे बढ़ते हैं। ए सिरे के कण पृष्ठ की ओर आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ की ओर आगे बढ़ते हैं जब तरंगाग्र का बी सिरा, जब तरंगाग्र का बी सिरा ए डैश पर पहुंचता है, ए डैश पर पहुंचता है, ए डैश पर पहुंचता है, तो तरंगाग्र का ए सिरा, तो तरंगाग्र का ए सिरा ए सिरा बी डैश पर, बी डैश पर पहुंच जाता है, ए सिरा बी डैश पर पहुंच जाता है। ए बी डैश, प्रश्न लगा लिखो, ए बी डैश दूरी का, हाँ ए बी डैश दूरी का चाप लेकर, चाप लेकर लेकर बी से ए डैश, ए बी डैश दूरी का चाप लेकर बी से ए डैश पर प्रतिच्छेद करते हैं, ए डैश पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक लाइन ऐसे भी खींच देना, ये प्रतिच्छेद करते हैं, बी से ए डैश पर प्रतिच्छेद करते हैं। हो गया। ए बी डैश दूरी का चाप लेकर बी ए डैश पर प्रतिच्छेद कर, बी से ए डैश पर प्रतिच्छेद करते हैं। हो गया था, करते हैं और फिर ए डैश बी डैश को मिलाते हैं। ए डैश बी डैश को मिलाते हैं, जो ए बी का, जो ए बी का परावर्तित, जो ए बी का परावर्तित तरंगाग्र है, जो ए बी का परावर्तित तरंगाग्र है, और जो ए बी का परावर्तित तरंगाग्र है और ए बी की नई स्थिति को दर्शाता है, और ए बी की नई स्थिति को दर्शाता है, स्थिति को दर्शाता है। ए डैश बी डैश को, प्रश्न लगा लिखो, ए डैश बी डैश को, ए डैश बी डैश को ए बी का, सही से सुनते रहो, ए डैश बी डैश को ए बी का द्वितीयक तरंगाग्र या परावर्तित तरंगाग्र कहते हैं। द्वितीयक तरंगाग्र या परावर्तित तरंगाग्र कहते हैं। अब देखो इधर, एक मिनट इधर देख लो, पूरा एक बारी बता रहा हूं मैं अभी। यहाँ देख लो, हम कहेंगे त्रिभुज ए बी बी डैश तथा त्रिभुज बी ए डैश बी डैश में, अरे ओ क्या सवाल हो रहा है अभी। देखो इधर, ए बी बी डैश और बी ए डैश बी डैश, हम एक तो ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं और एक ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है जी। अब इसमें देखो है क्या क्या, बी बी डैश भुजा जो है ना वो दोनों में उभयनिष्ठ है। इस वाले त्रिभुज के लिए भी काम कर रही है, हम समरूप दिखाना चाह रहे हैं। देखो इसके लिए भी काम कर रही है और इसके लिए भी काम कर रही है, दोनों त्रिभुज के लिए काम कर रही है। तो हम कहेंगे भुजा भुजा बी बी डैश बराबर उभयनिष्ठ,
वो वेनिस्ट हो गई। अब ये कोण 90 होता है, ये कोण 90 होता है, तो हम कहेंगे कोण ए जो है वो कोण ए डैश के बराबर 90। अब देखो इधर जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक ये चलेगा, यहाँ से यहाँ तक, उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक चलेंगे। सोचो ना, पहले ये सिरा आपतित हुआ, यहाँ से आके ये सिरा आपतित हुआ, अब आपतित होकर ये वाला सिरा तो परावर्तित होकर आगे बढ़ने लगा, ये वाला सिरा आगे बढ़ने लगा, इतने में ही आगे चल रहा है। अभी जितने में आगे चलेगा ये और आगे चलेगा, जितने में यहाँ पहुँचेगा ये भी और आगे पहुँचेगा। जब ये यहाँ पहुँच जाएगा तो ये यहाँ पहुँच जाएगा। ये लाइन हमने लिखी हुई है कि ए बी डैश दूरी का चाप लेकर बी से ए पर एक चाप खींचते हैं और यहाँ से यहाँ तक ये दूरी मिलाते हैं, तो जितनी दूरी ये होगी इतनी दूरी ये होगी। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भुजा भुजा ए बी डैश बराबर जो है वो भुजा बी ए डैश के। क्या करना चाह रहे हैं हम परावर्तन की व्याख्या करना चाह रहे हैं। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं, वो दोनों नियम पता होने चाहिए, तब हम वो दोनों नियम यहाँ निकालने वाले हैं। क्या है कि एक तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। दूसरा है कि आपतन कोण जो है आई वो परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। ठीक है जी। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ तक तो ठीक है, हमारे पास क्या कर दिया हमने, एक भुजा ओवरनिष्ठ हो गई, ये भुजा इसके बराबर हो गई, दो भुजाएं ए कोण बराबर हो गया। कौन सा हो गया, एस एस ए, भुजा साइड साइड एंगल। तो अगर जो दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो जाए तो वो समरूप बन जाता है। अब देखो इधर इधर हम कहेंगे कि जब दो भुजाएं इस प्रकार त्रिभुज ए बी बी डैश समरूप होंगे, त्रिभुज बी डैश ए डैश बी डैश, ठीक है ना, तब कोण कोण बी ए बी डैश बराबर होगा कोण बी बी डैश एक। यदि का आपतन तथा कोण आई व आर हो, तब कोण बी ए बी डैश बराबर आई और कोण बी बी डैश ए बराबर आर। इसलिए कोण आई बराबर कोण आर, और यह है परावर्तन का दूसरा नियम है। देखो भाई, न्यूटन के नियम से, यह कणी का सिद्धांत से ये परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या हुई थी पहले, जो तुम्हारा 12वां चैप्टर था ऑप्टिक्स वाला, उसमें परावर्तन के नियम हमने लिखे नहीं थे, भले इस बार नहीं लिखे, वरना पहले तो हर साल लिखते थे। तो फिर भी तुम्हें पता होंगे हाई स्कूल से कि क्या होते हैं परावर्तन के नियम के। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, परावर्तन अपवर्तन एक ही बात होती है वो तो। दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, दूसरा। तो हमें ये दोनों नियम सिद्ध करने हैं हाइगेंस के अनुसार। अगर ये दोनों नियम सिद्ध हो गए तो हम कहेंगे हाइगेंस के नियम अनुसार परावर्तन की व्याख्या हो जाती है। अब क्या करना था, देखो इधर ये था वो तरंगाग्र जो तिरछा आपतित हो रहा था। अब जब तिरछा आपतित हो रहा था परावर्तक पृष्ठ पर, तो जब ये तिरछा आपतित होगा तो इसका बी सिरा पहला आपतित होगा। जब बी सिरा पहला आपतित होगा तो परावर्तित भी होगा, पहला आपतित होगा तो परावर्तित भी होगा। अब जब ये परावर्तित होगा तो ये सिरा तो देखो ये परावर्तित होगा, इधर को जाने लगा, ये सिरा इधर से इधर की ओर को आने लगा। जैसे जैसे ये, अब अभी तुमने लिखा था इसमें कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण जो होता है ना स्वयं प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है और नई तरंगिकाएं उत्पन्न करता है। तो अब ऐसे समझना कि इस ए बी पर बहुत सारे बिंदु होंगे। आप सोचो उनमें से पहला बिंदु का मतलब कण होंगे, पहला कण टकराया वो चल पड़ा, उसके बाद दूसरा कण आएगा वो चल पड़ेगा, तीसरा कण आएगा वो चल पड़ेगा, चौथा आएगा, ये इस हिसाब से ऐसे क्रम होगा, ऐसे उठ के चल पड़ेंगे। ये आता रहेगा आगे को और ये इधर के उठ के इधर के चल पड़ेंगे। अब जैसा जैसा आखिरी कण यहाँ पहुंचेगा तो इधर का जो पहला कण होगा वो कहाँ पहुंच चुका होगा, यहाँ। समझिए, इसका जो ये वाला सिरा होगा, ये जब ये यहाँ पहुंचेगा तो उस टाइम पर ये यहाँ पहुंच चुका होगा।
जब यहाँ पहुँच चुका होगा तो ये तो अभिलंब है, आपतित किरण जो अभिलंब से ये आई कोण बनाती है, और ये जो परावर्तित किरण है ये अभिलंब से आर कोण बनाती है। जब हम 90 माइनस करके निकालते हैं ना तो ये आई कोण बन जाता है। ऐसे ही इसमें यह आपतित किरण जो है तो अभिलंब से, याद रखना ये अभिलंब से, मैंने दिखाया नहीं था, ये है आई, क्योंकि ज़्यादा घना हो जाता है, अभिलंब से आई कोण बनाती है, और ये परावर्तित किरण जो अभिलंब से आर कोण बनाती है। जब इसे 90 माइनस करते हैं ना तो ये इतना आर बच जाता है। तो देखो इधर अब हमारे पास बने दो त्रिभुज, एक त्रिभुज बना है ये, और एक त्रिभुज बन गया ये। अब इसमें ये है, और इसमें ये। अब इन दोनों में हम समरूप दिखा रहे हैं, तो भुजा ये तो है उभयनिष्ठ, एक भुजा हो गई, ये अभिलंब और ये अभिलंब दोनों अभिलंब होते हैं, ये 90 कोण हो गया, दोनों बराबर हो गए। तीसरा, जितनी भुजा ये है इतनी भुजा ये है, तो एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, दो तो साइड बराबर हो गई, एक एंगल बराबर हो गया। तो अगर ये दोनों सब चीजें 3 बराबर हो जाती हैं तो उसके सारे कोण बराबर होते हैं, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। याद रखना, अगर दो त्रिभुज हैं अलग अलग, उनमें से एक कोण बराबर हो जाए और कोई सी दो भुजाएं बराबर हो जाएं, तो फिर उसके बचे हुए कोण और बचे हुए भुजाएं भी आपस में सारी बराबर होती हैं। फिर पता है इस नियम का? इसे ही समरूप या सर्वांग वाली जो कंडीशन कहते हैं वो यही होती है तुम्हारी, दोनों में रहता है ये। अब जब समरूप वाली होती है, सर्वांग सम वाली होती है कंडीशन, जिससे भी हो सर्वांग सम हो जाए। चलो जी, सर्वांग सम हो जाए या कुछ भी हो जाए, हमें मतलब था सारे कोण बराबर करने से। देख लेना जो भी होता है, उस दिन भी शायद कंफ्यूजन था, मैंने देखा नहीं। अब हाई स्कूल किताब में होगा, देख लेना जाके। हम चलो सर्वांग सम, सुनो इधर, सर्वांग सम ही होता है, मुझे भी थोड़ा याद आ रहा है सर्वांग सम। अब जब सर्वांग सम हो गया तो हमारे सारे कोण, मतलब ये वाला कोण जो होगा वो इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण। अब देखो कोण लिखने का तरीका भी देखो, कहाँ से लिखा हमने लिखा है यहाँ से ए बी बी डैश, ए बी बी डैश, और दूसरा कोण लिया हमने बी बी डैश ए डैश। तो याद रखना, ये वाला जो होता है ना, ये वाला कोण मान्य होता है, पता है इस बात का? जो बीच में होता है वो वाला कोण मान्य होता है। तो बीच वाला कोण कौन सा है? बीच वाला कोण है आई, इस वाले का कोण है आर, बराबर हो गया इसके। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। और प्राथमिक नियम हम लिख देंगे कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में है। ये परावर्तन का प्रथम नियम है इस प्रकार। और ये लिख देना, हाइगेंस के द्वितीय तरंग के अनुसार परावर्तन की व्याख्या होती है। इतना करना था, हाँ इतना करना, ये उतार देंगे। और अगला हेडिंग जो तुम्हारा होगा, हाइगेंस के द्वितीय तरंग का सिद्धांत अनुसार अपवर्तन की व्याख्या, वो होगा कल, चित्र बनेगा उसका भी यहाँ से।
टीवी ऐसे